अच्छा, तो पढ़ेंगे अब अर्थमेटिक मीन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अर्थमेटिक मीन मैथ्स में होता है, मजाक कर रहा हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, बड़ा बड़ा लिखा है यहां पर। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को आज हम स्टडी करेंगे कि कौन से फैक्टर्स रिएक्शन के रेट को तेज करवा सकता है या स्लो करवा सकता है, या किस तरह से असर डाल रहा है इस पर। नंबर 1 उसमें होता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालने वाला पहला फैक्टर जो है वो रिएक्टेंट्स का खुद का नेचर होता है, कि जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं इनका नेचर कैसे होता है। उस नेचर पर डिपेंड करते हुए रिएक्शन का रेट या तेज होता है या स्लो होता है ना। जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ नेचर के लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, उसको थोड़ी सी उंगली आपने यूं पकड़ ली, वो आप पर चल जाता है, गुस्सा हो जाता है, तुमने मुझे उंगली पकड़ ली। हाँ, कुछ होते हैं उसको गोला भी मारो तब भी उसे परवाह नहीं, इतना कूल माइंड का बंदा होता है वो। तो इस तरह से रिएक्टेंट्स में भी होता है। कुछ रिएक्टेंट तेज एग्रेसिव नेचर के मालिक होते हैं, कुछ का नेचर एग्रेसिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ है मैग्नीशियम। ये भाई साहब बड़े एग्रेसिव नेचर वाले हैं, बड़े गुस्सीला है, गुस्सनाक है। जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ये रिएक्शन बहुत तेजी के साथ होता है। ये व्हाइट फ्लेम बनाता है। जब ऑक्सीजन के साथ ये मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो फ्लेम भड़क उठता है, शुगला भड़क उठता है, व्हाइट फ्लेम भड़क उठता है, और रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है। और दूसरी तरफ ऐसा ही एक मेटल जिसको हम कॉपर कहते हैं, वो बड़े कूल माइंड का मालिक है, गोला मारो इसे तब भी इसे परवाह नहीं। वो सेम ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है लेकिन बहुत स्लोली रिएक्ट कर लेता है। अब 2 मेटल्स है लेकिन डिपेंडेंट अपॉन द नेचर पर डिपेंड करते हुए रिएक्शन का जो रेट है, ऑक्सीडेशन, दोनों का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। एक तेजी के साथ हो रहा है, एक स्लोली हो रहा है। तो ये इस रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब नेचर पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, इसमें अंदर बहुत ही बड़ी तफसील पड़ी हुई। ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन के रेट पर कंसंट्रेशन किस तरह से असर डाल रहा है, यह पहले हम कह चुके हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। मुकम्मल तफसील के साथ अपने पिछले वीडियोस में, अपने पिछले लेक्चर्स में यह हम पढ़ चुके हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, अगर कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है वुड। अगर ये हम ऐसे एनवायरनमेंट में इसकी बर्निंग करें जिसमें 100% ऑक्सीजन मौजूद हो, तो ये रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत फास्ट होगा। दूसरी तरफ अगर सेम वुड, लकड़ी को अगर हम उठाए और उसे जलाए एक आम हवा में, इस एयर में, इस एटमॉस्फेयर में, जिसमें इस ऑक्सीजन की मिकदार तकरीबन 21% होती है, तो ये रिएक्शन का रेट इस रिएक्शन के मुकाबले में स्लो होगा। अब ये बर्निंग फास्ट हो रही है, सेम बर्निंग है स्लो हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो ज्यादा है, यहां पर जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो कम है। So rate of reaction depends upon the concentration. It is directly proportional to the concentration. Concentration ज्यादा तो rate of reaction ज्यादा, concentration कम तो rate of reaction कम। शाबाश। Number third, that is the particle size of solid. The particle size. अच्छा, अब पार्टिकल साइज भी रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालता है, इफेक्ट डालता है। किस तरह से डालता है, गौर से इसे सुनिए, गौर से समझिए। जब पार्टिकल साइज छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज
हो जाता है। उस रिएक्टेंट का जब अगर एक रिएक्टेंट को हम पार्टिकल्स में तकसीम करें, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए, तो उस रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा, और अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, क्योंकि रिएक्शन सरफेस एरिया के थ्रू ही होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तो दोनों का सरफेस एक दूसरे के साथ मिलता है। अब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही तेज रिएक्शन होगा, क्योंकि उतने ही बड़ी मिकदार में सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट को हम क्लियर करना चाहेंगे कि किस तरह अगर हम एक रिएक्टेंट को छोटे पार्टिकल्स में तकसीम करें, पार्टिकल साइज उसका छोटा होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। ये किस तरह से होगा, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक क्यूब को सपोज कीजिए, एक क्यूब है हमारे पास, एक डाइस को ही सपोज कीजिए। डाइस होता है ना जिसके थ्रू हम कैरम खेलते हैं, वो लड्डू खेलते हैं, वो फेंकते हैं ना, चक्का निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, चक्के के बाद दूसरा नंबर, 2 चक्के निकल गए, 3 चक्के निकल गए, वगैरह वगैरह। उस डाइस को सपोज कीजिए, ये यहां पर मैं ड्रा कर रहा हूं, ये उसका एक साइड हो गया, ये उसका 2 साइड हो गया, ये 3 साइड हो गया, वहां पर 4, वहां पर 5, नीचे 6, इस तरह से हो गया। ठीक, अब सपोज कीजिए कि इसका ये एक साइड जो है ये 30 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा बड़ा डाइस है, मैनेज कर लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। इसका एक साइड 30 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ, ये लेंथ होगा, चूंकि क्यूब है इसके तमाम साइड्स एक जैसे होते हैं तो इसका विड्थ भी 30 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके इस एक सरफेस का मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो एरिया इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके इस एक सरफेस, इस एक का यहां पर जो एक लिखा है, इस एक सरफेस का एरिया जो बनता है वो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। और हमें पता है डाइस के एक क्यूब के कितने साइड्स होते हैं, 6। सो टोटल क्यूब का एरिया कितना बनेगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू एक सरफेस का एरिया 900 मल्टीप्लाइड बाय टोटल सरफेस 6 इज इक्वल टू 6 सिपल 6954 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एक बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बनता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम करेंगे यूं कि इस टोटल क्यूब को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम करेंगे, इसके पार्टिकल साइज को हम छोटा कर देंगे, देखते हैं इसके सरफेस एरिया में इंक्रीज आता है या नहीं। तो लेट सपोज, इसको यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, छोटे पार्टिकल्स में तकसीम करने जा रहे हैं। ये हुआ मेरे पास वो क्यूब। पहले मैं करूंगा यूं कि इसको 3 स्लाइसेस में काटूंगा, इस तरह से 1, 2 और 3, ये 1, ये 2, ये 3 स्लाइसेस हो गए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डब्बा पड़ा है ना, ये जो है इस तरह से काट लूं एक, इस तरह से काट लूं बीच में 2, और ये 3 हिस्सों में मैंने इस क्यूब को तकसीम कर लिया। ठीक है, अब हर एक हिस्से को मैं 9 स्मॉल क्यूब्स में तकसीम कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस बड़े क्यूब को 3 हिस्सों में मैंने तकसीम कर लिया, और फिर हर एक हिस्से को 9 स्मॉल क्यूब्स में तकसीम कर लिया। तो टोटल क्यूब्स कितने आ गए, कितने, 27 राइट। ठीक है, अब 1, 2, 3 बड़े क्यूब के 3 हिस्से हैं, 3, और हर एक को मैंने 9 स्मॉल क्यूब्स में तकसीम कर दिया। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 27 स्मॉल क्यूब्स। शाबाश, 27 स्मॉल क्यूब्स हमारे साथ बन रहे हैं। अब एक स्मॉल क्यूब का हम सरफेस एरिया बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट करना चाहेंगे। देखो, ये एक साइड 30 सेंटीमीटर था, इसी एक साइड को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया। सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, ये हुआ 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10। सो ये एक साइड लेंथ बनता है 10 सेंटीमीटर।
अब ऐसा ये भी साइड है, 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। सो दिस इज विड्थ इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इस एक क्यूब के एक सरफेस का एरिया मैं मालूम करना चाहता हूं। एरिया इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस एक क्यूब के एक सरफेस का एरिया हो गया। अब इस एक स्मॉल क्यूब के 6 सरफेसेस है, 6 सरफेसेस है, इसके 6 सरफेसेस हैं। सो टोटल एरिया इस एक स्मॉल क्यूब का, टोटल एरिया इस एक स्मॉल क्यूब का क्या बनेगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्मॉल क्यूब के एक सरफेस का एरिया 100 बनता है, इसके टोटल सरफेसेस 6 है। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक स्मॉल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बन गया। अब हमारे पास क्यूब्स कितने हैं? 27। सो यहां पर हमारे साथ क्या आएगा? टोटल एरिया। अब टोटल 27 स्मॉल क्यूब्स है इस एक क्यूब के अंदर। सो इस बड़े क्यूब का अब टोटल सरफेस एरिया अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 600, जो कि एक स्मॉल क्यूब का है। कुल 27 स्मॉल क्यूब्स है, मल्टीप्लाइड बाय 27 इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां पर कर लो सिपर 16,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी सेम क्यूब का जिसका सरफेस एरिया पहले क्या आ रहा था? 5,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी सेम क्यूब का सरफेस एरिया जब हम इस क्यूब को छोटे पार्टिकल्स में तकसीम करते हैं, छोटे क्यूब्स में तकसीम करते हैं, उसी सेम क्यूब का सरफेस एरिया अब आ रहा है 16,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सरफेस एरिया में इंक्रीज आ गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि पार्टिकल साइज हमने छोटा किया, छोटे छोटे क्यूब्स हमने इसमें बनाए। तो जब पार्टिकल साइज छोटा होता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर कांटेक्ट वाली जगह ज्यादा हो जाती है, और जब उसकी कांटेक्ट की जगह ज्यादा हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो हम सिंपल से ये रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं कि द पार्टिकल साइज is inversely related to the rate of reaction। नोट कर लो इस इक्वेशन को, इससे आप अपने कॉमन सेंस यूज करके इस फैक्टर्स पर नोट लिख सकते हो। अगर पार्टिकल साइज को हम छोटा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, पार्टिकल साइज को बड़ा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन छोटा होगा। सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड। नोट करना है तो नोट कर लो, और फैक्टर्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का क्या असर होता है रिएक्शन के रेट पर? आपके बुक में बड़ा सिंपल सा लिखा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये बता रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है। और हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए एक मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इतनी काइनेटिक एनर्जी जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर सके और मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सके, ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक कर सके और न्यू बॉन्ड को फॉर्म कर सके। सो रिएक्शन हो जाएगा। और टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ केएमटी थ्योरी हमें यह कहती है कि टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। सो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है, मॉलिक्यूल फास्ट हो जाता है, वो एनर्जेटिक हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर देता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपके बुक में दिया गया है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि कुछ मैं खुद की तरफ से ऐड कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपके ही लेवल की बात है कि टेम्परेचर का रिलेशन इतना सिंपल नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। ये इनवर्स भी हो सकता है और ये डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है। किस तरह? ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये टेम्परेचर को डायरेक्टली रिलेटेड है तब जब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन जानते हो ना, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। और अगर ये एंडोथर्मिक ना हो, एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक,
जो हीट को रिलीज करता है, तो फिर ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इस केस में इनवर्स बनेगा, ये फिर इनवर्सली रिलेटेड होगा। मतलब ये कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हीट की जरूरत है। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट उसको मुहैया होगा, प्रोवाइड होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा, जाहिर सी बात है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट की जरूरत नहीं है, वो उल्टा आपको हीट दे रहा है, वो हीट निकाल रहा है, और यहां पर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, उसे और हीट दे रहे हो, वो उसके साथ जो हीट है वो उसको भी निकाल रहा है, यहां से आप और हीट दे रहे हो। तो इस तरह ऐसे रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है वो स्लो होते जाएंगे, या रुकेंगे या स्लो होते जाएंगे। सो इस तरह से हम इसे डील करते हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके बुक में ये नहीं है। बस याद रखना है इतना कि इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का रूल भी है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो टेम्परेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन। शाबाश। नंबर 5 इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। Presence of catalyst. Now what is catalyst? Which do not take part in the reaction. कैटलिस्ट की डिफिनीशन हम किस तरह से करते हैं? 9 में आप इसको पढ़ चुके हो, स्टडी कर चुके हो, आपको ये फैक्टर बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा और एक्सप्लेन भी कर पाओगे अगर कैटलिस्ट की डिफिनीशन आपको आती हो। विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट स्पीड्स अप द रिएक्शन। रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेता, लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप जरूर करता है। तो अब जाहिर बात है कैटलिस्ट वो चीज है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो कैटलिस्ट किस तरह से इफेक्ट डालेगा? फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इफेक्ट डालेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करवाएगा। अगर कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज, कैटलिस्ट नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। इस तरह से इफेक्ट डालता है एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे। एग्जाम्पल, अच्छा ये एग्जाम्पल है जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल Hydrogenation is the addition of hydrogen to something. किसी चीज के साथ हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसमें अगर हम निकल यूज करें, निकल इस रिएक्शन के अंदर हम निकल यूज करें तो ये हाइड्रोजनेशन ज्यादा तेजी के साथ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अगर इसको हम बिना निकल के करें, मतलब कोई एक्स्ट्रा कैटलिस्ट यूज ना करें, निकल के बगैर इसे करें, तो ये हाइड्रोजनेशन पे स्लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। इन सच अ वे द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन।